So, hello friends, it's me Akshay Raj Agarwal back again with lecture 2 of this series. इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान के पेपर के जूनियर इंजीनियर एग्जाम which was held in the year 2016. सो अभी मैं एट प्रेजेंट आप इसका लेक्चर 1 देख चुके हैं, वो आप पर्टिकुलर इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लीजिएगा लेक्चर 1. सो जिसमें लास्ट लेक्चर में मैं अप टू 52 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका था. एज यू ऑलरेडी नो कि 120 क्वेश्चंस का ये पेपर है. 120 में जो फर्स्ट 40 क्वेश्चंस हैं वो जीके बेस्ड हैं एंड जो नेक्स्ट 80 क्वेश्चंस हैं वो टेक्निकल हैं. सो मैं एट प्रेजेंट इन 80 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ एंड 80 क्वेश्चंस को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चंस ये रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं. एंड जो ये 2020 का एग्जामिनेशन है इसमें भी इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड कि ये क्वेश्चंस अपने आप को रिपीट करेंगे. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी कर लेना इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल. सो हम क्वेश्चन नंबर 53 से पहले तक कर चुके थे. सो मैं स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन नंबर 53 को. तो हम देखते हैं अ रबर बार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड 200 mm diameter is stretched along its length by 20 mm by a force of 15 kN. As a result, its diameter is reduced by 2 mm. The Poisson's ratio of the bar will be. So हमें इस क्वेश्चन में पॉइजन्स रेशियो निकालने को दिया गया है. ये एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है. हमारे पास ये एक बार है जिसकी लेंथ है, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो हमें गिवन है 1.5 मीटर. एल हमें गिवन है 1.5 मीटर और इसका डेल्टा एल भी गिवन है. तो इसका मतलब हम इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल सकते हैं. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे निकलेगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे निकलेगा? आप डेल्टा एल बाय एल कर लो, यानी कि आप इसको कर सकते हैं 20 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1500 बन गया ना. ये 1.5 मीटर था, सो 1.5 मीटर यानी कि 1500 बन गया. सो ये आ गया एप्सिलॉन एल. सिमिलर एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल. और अगर मैं एप्सिलॉन लेटरल निकालना चाहूँ, लेटरल स्ट्रेन निकालना चाहूँगा तो क्या होगा? आप इसका डायमीटर देखते हैं. डायमीटर कितना है? 200 mm और रिड्यूस कितना हुआ? 2 मिलीमीटर से. सो 2 डिवाइडेड बाय 200, जितना रिडक्शन हुआ और जितना ओरिजिनल डायमीटर था, यानी कि 1/100. तो ये एप्सिलॉन लेटरल है, ये एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल है. तो अब आप क्या कर सकते हैं? अब आपको न्यू निकालना है, यानी कि पॉइसन्स रेशियो कैसे निकलता है? एप्सिलॉन लेटरल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल. और इसके आगे आप माइनस इसलिए लगाते हैं ताकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाए. तो एप्सिलॉन लेटरल नेगेटिव होता है. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एप्सिलॉन लेटरल बाय एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल करें इसको, इसका आंसर निकालें, क्या आता है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3, दैट मीन्स 0.75. तो इस क्वेश्चन में जो ये 15 किलो न्यूटन था, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन था. 15 किलो न्यूटन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी इस क्वेश्चन में. यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना था, लेटरल स्ट्रेन निकालना था, और लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल कर आप पॉइसन्स रेशियो निकाल सकते थे. राइट. हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54. सो 54 क्वेश्चन नंबर वैसे मैं कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुका था. हम इसको देखते हैं. अ स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट सेट ऑफ लोड्स एंड देन सम ऑफ डिफ्लेक्शंस अंडर ईच लोड is equal to total deflection of the structure due to different set provided loads are within proportional limits without buckling. ये मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिया था. ये आप ज़रूर इसको प्रीवियस देख सकते हैं. ये क्या था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ये मैंने बताया था कल कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही है. और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लीनियरिटी में वैलिड रहता है, जब लीनियर रहता है सब कुछ. और लीनियर कब तक रहेगा? जब तक प्रोपोर्शनल लिमिट्स मेंटेन रहेंगे. ठीक है, ये समझ गए. 53 और 54 क्वेश्चन आ गए. ओके, आई शैल मूव टू क्वेश्चन नंबर 55 नाउ. 55 क्वेश्चन नंबर देखें. ये आ गया हमारे पास 55 क्वेश्चन नंबर. ये अभी SOM के क्वेश्चन ही चल रहे हैं. सो
55th क्वेश्चन में रीड आउट करता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्लैट जिसकी लेंथ L है, विड्थ B है, अबाउट इट्स एक्सिस पैरेलल टू इट्स लेंथ एट अ डिस्टेंस B/2 फ्रॉम इट्स टॉप फेसेस। तो ये आपको निकालना है। इसका सबसे पहले डायग्राम बना लो। एक रेक्टेंगल बनाता हूं मैं, ये रेक्टेंगल बनाया, ये लेंथ इसकी L मान लो, ये विड्थ इसकी B मान लो, अबाउट इट्स एक्सिस पैरेलल टू इट्स लेंथ एट अ डिस्टेंस B/2, मतलब ये होगी एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट इसका क्या होगा, ये डिस्टेंस B/2 है ना, ये हमें गिवन है, दिस डिस्टेंस इज B/2। तो ये जो एक्सिस है, लेट्स से इसको मैं एक्सिस 1 कह देता हूँ। एक्सिस 1 के अबाउट I11 कितना आता है, ये हम सबको पता है, ये कितना होगा LB³/12। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 LB³/12, राइट। ये क्लियर है सबको? इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस करवा दूं। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L is subjected to 2 point loads each of magnitude P at a distance L/3 from either support. The maximum bending moment in the beam will be। अब आप देखिए, आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है कुछ इस तरह, इसका टोटल स्पैन कितना है L। अब इस पर पॉइंट लोड लगा दिया आपने, यहाँ पर एक, यहाँ पर पॉइंट लोड लगा दिया, एक यहाँ पर पॉइंट लोड लगा दिया, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड P, इसका मैग्नीट्यूड P है, इसका भी मैग्नीट्यूड P है। तो L/3 डिस्टेंस पर, यानी कि ये L/3 है, ये भी L/3 है, तो ये बीच वाला भी कितना होगा L/3। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं जल्दी से। क्या होगा, कोरोना वायरस के डेज में जूस पीते रहना बहुत ज़रूरी है, आप भी पिएं। घर पर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखना। दैट्स ट्रू। तो इसका मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दूं। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं अभी। वो कैसा बनेगा, देखिए, अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये L/3 तक ये रहेगा, फिर L/3 के बीच में ये रहेगा। जो मिडल थर्ड होगा ना, ये यहाँ पर प्योर बेंडिंग का केस रहेगा, मिडल थर्ड में प्योर बेंडिंग। और ये कितना हो जाएगा, आपको जस्ट क्या करना है, ये रिएक्शन इसका कितना होगा P, यहाँ पर भी रिएक्शन P होगा। अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ तो P इंटू L/3। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PL/3। सबको समझ लग गया? ऑप्शन 3 बहुत ईजी क्वेश्चन था। राजस्थान के पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आपका एक बार फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, जो कि आप मेरे कोर्स से कर सकते हैं। मेरा कोर्स CIZplus.com पर जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर 2 कोर्सेज आपको मिलेंगे राजस्थान के। एक फुल टेस्ट सीरीज है, फुल टेस्ट सीरीज आप परचेज करें जिसमें 116 क्वेश्चन हैं, और एक राजस्थान का फुल ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है जिसमें सभी में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, लाइव लेक्चर्स भी हैं। फुल कोर्स अवेलेबल रहेगा, वो भी आप देख लेना। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको परचेज ऑलरेडी कर चुके हैं, बट ये जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज बना रहा हूँ ये यूट्यूब पर डलेगी, जिसके लिए बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई आपको कॉस्ट नहीं देनी है। ओके, कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 57 बताएं मुझे क्या होगा। अ रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन हैज अ विड्थ 120 mm, डेप्थ 500 mm, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस एट मिड डेप्थ पैरेलल टू विड्थ विल बी। सो लेट्स से आपके पास एक रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन इस तरीके से है, ठीक है, इसकी विड्थ 120 है और इसकी डेप्थ है 500। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस मिड डेप्थ पैरेलल टू विड्थ, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इस एक्सिस के अबाउट क्या मिल जाएगा, आपको क्या करना होगा, BD³/12 होता है, सबको पता है BD³/12। इसका कितना आंसर होगा जल्दी से बताएं। 120 मल्टीप्लाइड बाय 500 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। सो कितना आंसर आ गया, इसका यूनिट्स क्या होंगे, मिलीमीटर टू द पावर 4। इसको जल्दी से सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, 12 से ये 10 हो जाएगा। सो 5 का क्यूब करने से 125 आता है। देखिए, उसको सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 0 कितने हुए, यहाँ से 100 है तो 10 टू द पावर 100 टू द पावर 3, यानी कि 10 टू द पावर 6 हो गया। ये 10 एक और है तो 10 टू द पावर 7। सो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, 4 ऑप्शन हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58।
A column of length 1.5 meter is pinned at both ends, has a radius of gyration 150 mm. Slenderness ratio कितनी होती है? इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, KL/R, यही होता है ना, KL/R. तो K कितना लेंगे? अगर पिंड है तो 1 लेंगे, पिंड के केस में K की वैल्यू 1 रहती है. लेंथ कितनी होगी? 1.5 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा? 150. तो ये कितना हो जाएगा? 10. सो स्लेंडरनेस रेशियो इज 10. इसका करेक्ट आंसर 10 हो जाएगा. कोई डाउट तो नहीं है? सबको ध्यान देना. अगर उन्होंने डेल्टा पूछा होता तब इसका आंसर ये हो जाता, बट क्योंकि ये थीटा पूछ रहे हैं तो थीटा में इसका आंसर PL/48 ही नहीं होगा. कितना होता है इसका आंसर? ये आप चाहें तो निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? ये आपके पास डबल इंटीग्रेशन मेथड है या मोमेंट एरिया मेथड है, आप इस सब से निकाल सकते हैं. तो मोमेंट एरिया मेथड से निकाल लो. मोमेंट एरिया मेथड क्या कहता है? थ्योरम 1 से जस्ट आपको इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा? ये होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ये कितना होता है? WL²/8 है ना. तो आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है. ये एरिया नहीं फाइंड आउट कर सकते क्या? ये कैसे निकालेंगे? 2/3 ऑफ L/2 ऑफ WL²/8. ये कितना हो गया? ये 2 से 2 कट गया तो ये बन गया 24. तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2. ये समझ गए ना मैंने क्या किया? थ्योरम 1 यूज की है, मोमेंट एरिया मेथड की थ्योरम 1 को यूज किया गया है, तो जिसमें हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसको 1/EI से डिवाइड करेंगे फ्लेक्सुरल रिजिडिटी से. ये सबको क्लियर है? सबको समझ लग गया? तो इसलिए याद रखना, डेल्टा निकालते हैं तो 48, थीटा निकालते हैं तो 24. ठीक है, ओके. ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको सिर्फ ऑप्शन ही याद नहीं करनी, और भी इसमें बातें याद कर लिया करो, समझ लिया करो. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में. इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम, maximum shear stress in a triangular cross section altitude h occurs at a distance. So maximum shear stress कहाँ पर अकर करता है? तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है. मैक्सिमम shear stress डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है. तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर ये ट्रायंगल बना देता हूँ और इसकी shear stress डिस्ट्रीब्यूशन होती है पैराबोलिक. shear stress डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा से ही पैराबोलिक होती है, बट जो ये CG है ये न्यूट्रल एक्सिस से पास करेगी, बट जो मैक्सिमम होगा यहाँ पर h/2 पर. तो अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, मैं CG कहाँ पर, ये कितना डिस्टेंस होगा? ये हो जाएगा h/3, क्योंकि CG h/3 पर लाई करता है ना. और अगर मैं मैक्सिमम देखता हूँ वो h/2 पर लाई करता है. तो अगर मैं बॉटम से या टॉप से देखूंगा h/2 पर मैक्सिमम स्ट्रेस आता है. तो हमारे से मैक्सिमम पूछा गया है, मैक्सिमम होगा h/2 से. तो h/2 की तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रही है, 1 2 3 4 कुछ नहीं दिख रहा है. तो इसका मतलब हम अगर न्यूट्रल एक्सिस से देखें, न्यूट्रल एक्सिस से यानी कि CG वाली से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? ये डिस्टेंस होगा. ये सबको समझ में आ रहा है? ये कितना होगा? h/2 माइनस h/3. ये समझ गए ना? यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है h/2, ये है h/3, तो h/2 माइनस h/3 यानी कि h/6. सो इससे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विच इज h/6. राइट, ओके. सो नेक्स्ट हम चलते हैं. तो इसके साथ ही हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के क्वेश्चंस कर चुके हैं. अब आगे चलते हैं. ये सर्विंग शुरू हो गया है. सर्विंग का क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं. एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग. बैड रेंजिंग की वजह से एरर क्या होती है? क्यूमुलेटिव की कंपनसेटिंग. तो इसका करेक्ट आंसर है कंपनसेटिंग. कंपनसेटिंग एरर क्या होती है? देखिए, क्यूमुलेटिव एरर और कंपनसेटिंग एरर ये दो तरह की होती हैं. कंपनसेटिंग एरर मतलब जो अपने आप को कंपनसेट कर लेती है. मतलब जैसे मान लो कि पहले फर्स्ट केस में एरर आई है +2 की, फिर उसके बाद वो -2 की आ जाए, फिर +3 की आ जाए, फिर -3 की आ जाए. तो बेसिकली वो अपने आप को कैंसल आउट कर रही है, कंपनसेट कर रही है. +2 से -2, फिर +3 से -3 कैंसल आउट कर रही है. तो इसलिए कंपनसेटिंग है. जबकि अगर मैं क्यूमुलेटिव करूंगा, क्यूमुलेटिव पॉजिटिव या क्यूमुलेटिव नेगेटिव, ये अपने आप को एक्यूमुलेट करती हैं. दे कीप ऑन इंक्रीजिंग, वो बढ़ती जाती है. तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कंपनसेटिंग. ठीक है, ये आपको याद रखना है, गलत नहीं करना. इसका
बैड रेंजिंग की वजह से कंपनसेट करता है। ओके, आगे चलते हैं 62, क्वेश्चन नंबर 62 पर देखता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? ट्रू मेरिडियंस converge at a point called pole, are parallel to each other, converge near equator, none of these। तो क्या आंसर होगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। मेरिडियन क्या होता है? देखो एक बार सुन लेना जरा ध्यान से, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। मेरिडियन होता क्या है? मेरिडियन होता है जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल से गुजरकर और एक तीसरा कोई भी पॉइंट इन तीनों से गुजरता है, उसको मेरिडियन कहते हैं। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ठीक है। तो अगर मैं ट्रू मेरिडियन की बात कर रहा हूं तो मतलब ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ की बात कर रहा हूं। अगर मान लो मैं मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करूंगा तो मतलब मैं मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की बात करूंगा। समझ गए ये बात? तो इसका मतलब इस पूरे, ये एक धरती गोल है, तो इसका मतलब जितने भी मैं ट्रू मेरिडियंस बनाऊंगा वो हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ही गुजरेंगे, चाहे किसी भी पॉइंट के हों, पर गुजरेंगे हमेशा वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, ठीक है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। एब्सेंस ऑफ स्फेरिकल एब्रेशन इन अ टेलीस्कोप इज कॉल्ड। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स जल्दी से छोड़ के आ जाते हैं या उनको नहीं पता होते। तो ये क्या है? एब्सेंस ऑफ स्फेरिकल एब्रेशन इन अ टेलीस्कोप। स्फेरिकल एब्रेशन होती क्या है? व्हाट इज स्फेरिकल एब्रेशन एक टेलीस्कोप में, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये बता सकते हैं इसका क्या आंसर होगा? तो हम देखते हैं स्फेरिकल एब्रेशन होते क्या है। सबसे पहले स्फेरिकल एब्रेशन का मतलब है कि जब एक लेंस स्फीयर हो जाता है ना, जब स्फीयर बन जाता है एक लेंस, तो होता क्या है कि कुछ इस तरीके से, मान लो ऐसे ये स्फीयर है, अभी उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जो रेज यहां से आ रही हैं, वो जो इंसिडेंट रेज यहां से हैं वो ऐसे आगे ऐसे जाती हैं, जो रेज यहां से आ रही हैं वो मान लो यहां से मीट कर रही हैं, बट जो रेज ऊपर से गई हैं ना, वो हो सकता है कि जल्दी मीट कर दें, जो रेज बिल्कुल नीचे से गई हैं वो हो सकता है जल्दी मीट कर दें। ये समझ गए आप डायग्राम क्या बनाया? जबकि आपने बचपन में पढ़ा था कि किसी भी लेंस से, जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है या कॉनकेव लेंस होता है, वो जो पैरेलल रेज आती हैं वो हमेशा फोकस से पास करती हैं। आपने पढ़ा हुआ है ना, हमेशा वो फोकस से एक ही पॉइंट से पास करती हैं, ये फोकस होता है ना। बट स्फेरिकल एब्रेशन के कारण, स्फेरिकल एब्रेशन की वजह से कई डिफरेंट फोकस बन जाते हैं, कई डिफरेंट तरह के फोकस बन जाते हैं। ये बात को समझ गए? क्योंकि जो रेज पास है प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर के पास थी वो दूर मीट करती हैं, और जो रेज इधर से दूर हैं वो पास में मीट कर रही हैं, तो इसीलिए डिफरेंट फोकस बन जाता है। देयर आर मैनी फोकाई, मैनी फोकाई की वजह से एक इल्यूजन आ जाती है, क्लैरिटी नहीं आती। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम है, स्फेरिकल स्फीयर बनने की वजह से एक प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको अब रिमूव करना है हमें, एब्सेंस करनी है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है एप्लेनेशन, ठीक है। जो क्रोमेशन है, क्रोमेशन इज एसोसिएटेड विद कलर्स। तो क्रोमेशन एक प्रॉब्लम है, जिस तरीके से एब्रेशन एक प्रॉब्लम है, स्फेरिकल एब्रेशन, वैसी एक क्रोमेशन भी एक तरह से एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कलर्स की वजह से, तो उसकी एब्सेंस अगर करनी होगी तो उसका आंसर हो जाएगा एक्रोमेशन। क्रोमेशन की एब्सेंस करेंगे तो एक्रोमेशन, और अगर स्फेरिकल एब्रेशन से हटना है तो एप्लेनेशन, राइट। आगे चलते हैं। पॉइंट ऑफ कर्व। सो पॉइंट ऑफ कर्व ऑफ अ सिंपल सर्कुलर कर्व इज, सो सिंपल सर्कुलर कर्व का पॉइंट ऑफ कर्व क्या होता है? मैं ये डिलीट कर देता हूं यहां से। सिंपल सर्कुलर कर्व का पॉइंट ऑफ कर्व कौन सा होगा? ये होता है पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट। तो हम जानते हैं ना, जैसे ये मान लो आपके पास एक कर्व है, ये सिंपल सर्कुलर कर्व बनाई है, तो एक ये टेंजेंट होता है और एक ये वाला टेंजेंट होता है। तो अगर मान लो सिंपल सर्कुलर कर्व ऐसे राइट है, राइट हैंड कर्व जा रही है, लेफ्ट से राइट जा रही है, तो जो पहला पॉइंट होगा ना, दैट विल बी पॉइंट ऑफ कर्व, और दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये समझ गए?
तो जो पॉइंट ऑफ कर्व है वहाँ से एक्चुअली कर्व शुरू हुई है, तो इसीलिए इसको कमेंसमेंट कहते हैं। सो पॉइंट ऑफ कर्व इज पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट। ऑलराइट, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। ओके, क्वेश्चन 65। द मेथड ऑफ सर्विंग इन विच फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग वर्क आर डन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। जो बहुत ईजी है, कौन सा है? जहां पर फील्ड वर्क और प्लॉटिंग वर्क साइमल्टेनियसली होते हैं, तो वो कौन सा होगा? कौन सा मेथड ऑफ सर्विंग है वो है प्लेन टेबल सर्विंग। इजी, यस, करेक्ट, प्लेन टेबल सर्विंग। सो मेथड ऑफ सर्विंग इन विच फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग, प्लेन टेबल में क्योंकि आप फील्ड मेजरमेंट्स भी करते हैं और टेबल पे ही साथ के साथ ड्राइंग भी करने लग जाते हैं। जैसे फील्ड मेजर करते हैं वैसे टेबल पे भी ड्राइंग करते हैं, तो इसलिए उसको हम प्लेन टेबल कह देते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ। मज़ा तो आ रहा है सबको? अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से मुझे बताएं कि आपको लग रहा है कि बेनिफिशियल है आपके लिए ये। हम इसको तभी कंटिन्यू करेंगे अगर स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि बेनिफिशियल है ये। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, मैं डेली मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग एज अ कोच, एज एजुकेटर, मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलूँगा कि ये क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करना चाहता, चाहे कम स्टूडेंट्स देखें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर किसी को भी ये एडवांटेजेस है तो मैं ज़रूर इसको करूँगा, डेली करूँगा। और ख़ासकर अभी इन दिनों में, क्योंकि आप भी घर पर हैं, मैं भी घर पर हूँ, तो इसको हम रेगुलरली कर सकते हैं। बाकी जो पेड कोर्सेज हैं हमारे, वो तो CAZ+ पे चल ही रहे हैं, बट हम यूट्यूब पे भी कुछ फ्री, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स कहते थे कि सर कुछ फ्री भी डाल दो, तो इसलिए हमने कहा चलो ये डालते हैं फ्री में। ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करते हैं। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज़ आपको मिलती जाएं।